हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 10th है जिसका नाम है हमारा कृतिका भाग 2 में से सेकंड वाला लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। नाक मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, मीन्स नाक शब्द तो आपने सुना ही होगा। यह एक मुहावरा है, जैसे नाक कटना, नाक रखना। नाक मतलब मान मर्यादा इज्जत का प्रतीक होता है। समाज में जीवन यापन करते हुए नाक एक ऐसा शब्द है जो हमारी मान मर्यादा और इज्जत का प्रतीक होता है, यानी हमारे मान सम्मान के साथ जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक जो अध्याय एक कहानी है, कमलेश्वर जी आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें भारतीयों की गुलामी मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। मीन्स चाहे 15 अगस्त सन 1947 के बाद हम आजाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से हम अब भी क्या है वो गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विदेशों की चमक धमक को देखकर हम न चाहते हुए भी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कहानी है वह उस समय की है जब यहाँ पर कमलेश्वर नाथ जी ने भारतीयों की गुलामी मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। और व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं, चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। यह एक कहानी है और इसके लेखक है कमलेश्वर नाथ जी। तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले गुलामी मानसिकता मीन्स भारतीयों की गुलामी मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। जॉर्ज पंचम एक अंग्रेज अधिकारी था। एक बार क्या हुआ कि वहां पर जॉर्ज पंचम की जो एक मूर्ति है वो दिल्ली के राजपथ पर लगाई गई। बड़ी सुंदर संगमरमर की बनी हुई मूर्ति थी, बड़ी साफ सफाई से बड़े अच्छे से वहां पर दिल्ली के राजपथ पर उसको स्थापित कर दिया गया। लेकिन वहां पर एक प्रसंग ऐसा घटित होता है कि मूर्ति तो थी, वहां पर सब कुछ था, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की संगमरमर की मूर्ति पर नाक नहीं थी, जो उनकी मान सम्मान इज्जत का प्रतीक होता है। तो कहानी कहां से मोड़ लेती है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय महारानी, इंग्लैंड की महारानी थी। वो अपने पति के भारत में यानी अपने पति के देश में आना चाहती थी और उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जाहिर सी बात है उसके पति का देश था, तो वह अपने पति के देश में यानी भारत में आने के लिए तैयार थी। एक छोटा सा दौरा करना चाहती थी। तो जैसे ही भारतीयों को इसकी खबर मिली तो दिल्ली में क्या है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारतवर्ष में उथल पुथल मच गई। सभी इधर उधर दौड़ने भागने लगे, यानी पूरे देश की क्या है एक तरह से स्थिति क्या है वो परिवर्तित हो गई। एलिजाबेथ का ऐसा तूफानी दौरा था कि जिससे हर भारतीय अधिकारी क्या है, सरकारी अधिकारी क्या है, वो पूरे रूप से गंभीर यानी पूर्ण रूप से क्या है मुस्तैद थे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रह जाए। लेकिन उससे पहले क्या होता है, दर्जी की परेशानी के कारण महारानी एलिजाबेथ पहली बार भारत आ रही थी, तो उसके कपड़ों को लेकर उसका जो दर्जी था वह अत्यधिक परेशान था कि भारत पाकिस्तान के दौरे में जो महारानी एलिजाबेथ है वो कौन कौन से कपड़े पहनेंगी। और उसके कपड़ों के लिए जो भारत से रेशमी वस्त्र है, रेशमी कपड़ा है, वो मंगवाया गया और एक गाउन को बनाने में लगभग 400 पाउंड का खर्चा आया था उस समय। दर्जी परेशान था कि किस समय महारानी कौन से रंग के कपड़े जो उस देश के भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो, यानी उनके रंगों में ही रंगे हुए। जैसे भारत है उसकी एक अपनी संस्कृति है, धर्म है तो उसके रंग के अनुसार, पाकिस्तान है उसकी अपनी धर्म संस्कृति है उसके अनुसार। इस तरह से क्या है दर्जी अत्यधिक परेशान हो गया था। न सिर्फ दर्जी बल्कि उसके बावर्ची थे, उसके अंग रक्षक थे, फोटोग्राफर थे, जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज और भी अधिकारी थे, यहाँ तक कि उनकी जन्म पत्री भी, महारानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी, और यहाँ पर कह सकते हैं जो महल के अंतर्गत विक्टोरिया जो महल है उसके अंदर रहने वाले कुत्तों की फौज की भी खबरें क्या है वो छपती रहती थी। तो चारों तरफ क्या है वो उथल पुथल मच गई थी। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा इंग्लैंड के अखबार। पहले दिन इंग्लैंड के अखबारों में वो खबरें छाप दी जाती थी और उसी की छोटी छोटी जो कतरने होती हैं यानी छोटी छोटी खबरें क्या है वो अगले दिन भारत के जो भारतीय प्रकाशित होने वाले अखबार हैं उनके अंदर प्रकाशित कर दी जाती थी कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं इंग्लैंड में। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, सभी की जन्म पत्रियां वहां पर छापी गई थी, कौन कौन उनके साथ आने वाले हैं, फिलिप के कारनामों की खबरें भी क्या है वो छापी गई थी और अगले ही दिन क्या है वो हिंदुस्तान के अखबारों के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित हो जाती थी। नेक्स्ट क्या होता है
राजधानी में तहलका। अब एलिजाबेथ का तूफानी दौरा जैसे जैसे नजदीक आ रहा था तो सभी भारतवासियों के लिए एक विकट समस्या बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि राजधानी में सब कुछ था। जॉर्ज पंचम था, उसकी मूर्ति थी, संगमरमर से बनी हुई बड़ी सुंदर मूर्ति थी। सड़कें को चकाचक साफ कर दिया गया था। पूरी राजधानी की काया पलट हो गई थी। जितनी भी सरकारी इमारतें थी, गैर सरकारी इमारतें थी, सबको क्या है एक तरह से जर्जर जो बूढ़ी इमारतें थी उनको नया रूप दे दिया था। यानी पूरी दिल्ली क्या है पूर्ण रूप से जवान हो गई थी। और सड़कें क्या है सदियों से जमी हुई क्या है उनकी धूल साफ हो गई, साफ सुथरा क्या है उनको चमका दिया। यानी दिल्ली में नई जवानी का प्रवेश हो चुका था। लेकिन फिर क्या होता है, विकट समस्या। सभी भारतीय अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या आकर घर कर जाती है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो थी, बड़ी सुंदर मूर्ति थी, बड़ी मेहनत से मूर्तिकार ने तैयार की थी, लेकिन उस पर नाक नहीं थी। फिर वही बात आ जाती है। और नाक क्या है उस समय मान सम्मान का क्या है प्रतीक मानी जाती थी, इज्जत का प्रतीक मानी जाती थी, न सिर्फ विदेशियों की बल्कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों की भी। क्योंकि महारानी आएगी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देखेगी तो उस मूर्ति पर नाक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भारतीय अधिकारी बड़े परेशान हुए कि कहीं हमारे संबंध क्या है वो इंग्लैंड के साथ बिगड़ न जाए। इसलिए उन्होंने फटाफट अधिकारियों की क्या है वो बैठकें बुलानी शुरू कर दी। भारत का सबसे अच्छा मूर्तिकार, सफल मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार को क्या है हुक्म दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार जल्दी से जल्दी क्या है सरकारी हुक्म सुनकर फटाफट क्या है वो अधिकारियों के सामने उपस्थित हो गया। उसके सामने बड़ी लाचारी थी। चाहे कोई भी एक तरह से कमी लगा लो, पैसे की कमी लगा लो या उसको जरूरत थी, तो वह मूर्ति पर नाक लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया। मूर्तिकार ने भारतीय अधिकारियों को कहा कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मूर्ति को नाक लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। और फिर क्या होता है कि वह पहाड़ों की गहरी छानबीन करता है। सबसे पहले तो मूर्ति का निरीक्षण करता है कि मूर्ति क्या है वो संगमरमर की बनी हुई है, बड़ी ही सुंदर मूर्ति वहां पर बनाई गई थी। तो पहले मूर्ति की छानबीन करता है और जैसे मूर्ति का पत्थर था तो उसकी खोज करने के लिए वह भारत के विभिन्न हिस्सों में चला जाता है और विशेषकर क्या है उत्तरी भारत का दौरा करता है और वहां के हर एक पर्वत पर जाकर वहां के पत्थर का बड़ी बारीकी से गहन छानबीन करता है कि इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मैं ले जाकर वहां पर नाक का आकार देकर और मूर्ति पर जड़ दूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वह पत्थर उसके अनुरूप, मूर्ति के अनुरूप पत्थर हमें भारत में नहीं मिलता। तो मूर्तिकार परेशान हो जाता है और परेशान होकर वह फिर से अधिकारियों के सामने उपस्थित होता है और क्या कहता है कि आज तक तो कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि शायद ही कोई चीज हिंदुस्तान में न मिली हो। यानी प्रत्येक चीज क्या है वो हिंदुस्तान में मिलती है। इवन यहाँ तक कि विदेशों में भी क्या है यहाँ से जो मूर्तियां बनाकर निर्यात कर दी जाती हैं, पत्थरों का निर्यात होता है, छोटी से छोटी वस्तुओं का क्या है वो निर्यात किया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक छोटा सा पत्थर क्या है उस मूर्ति के अनुरूप हमें भारत में नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, यानी मूर्तिकार ने कहा कि लगता है जो पत्थर है वो विदेशी है। और फिर क्या होता है, देश का तूफानी दौरा। अब मूर्तिकार फिर से अधिकारियों को आश्वस्त करता है कि आप चिंता न करें, मूर्ति पर नाक लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उस मूर्ति पर पूर्ण रूप से नाक लगाने के लिए तैयार हूं। और फिर क्या करता है, वह देश के विभिन्न हिस्सों का तूफानी दौरा करता है। महारानी एलिजाबेथ के आगमन से पूर्व वह निकल जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में क्या है वो जाता है और क्या करता है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबकी मूर्तियों का जायजा लेता है। जायजा मतलब जांच करता है, उनके नाक को देखता है। उसका एक उद्देश्य था कि हो सकता है कि कोई नाक जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर फिट बैठ जाए, यानी पूर्ण रूप से क्या है वो उस नाक के को लगा दिया जाए। लेकिन वहां पर गोपाल कृष्ण गोखले था और जवाहरलाल नेहरू थे और यहाँ पर तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वीर जहांगीर थे, सब बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला लाजपत राय थे। तो सबकी
मूर्तियों को वह जांचता है, लेकिन क्या होता है कि सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। यानी यहीं पर बात खत्म हो गई कि मूर्तियों की नाक को तो छेड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वह तो उनकी नाक से, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो नाक लगी हुई थी उनसे कहीं ज्यादा लंबी थी। तो मूर्तिकार फिर से अधिकारियों के सामने आता है और कहता है कि कोई भी मूर्ति, यानी किसी भी भारतीय स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनकी मूर्तियों पर जॉर्ज पंचम की जो नाक है वह कभी भी फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि भारतीयों की नाक क्या है वो ज्यादा लंबी है और जॉर्ज पंचम की नाक क्या है वो छोटी है। तो यह प्रोग्राम भी यहीं पर क्या है वो कैंसिल हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। फिर आता है बच्चों की नाक। अब यहाँ पर मूर्तिकार एक बंद कमरे में अधिकारियों के सामने एक छोटा सा अपने विचार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि यदि यह खबर कहीं बाहर प्रकाशित न हो, कहीं पर बाहर क्या है वो इस बंद कमरे से बाहर न निकले, तो एक सुझाव है मेरे पास कि 1942 में जो भारतीय बच्चे शहीद हुए थे उनकी भी मूर्तियां भारत के विभिन्न हिस्सों में क्या है बना रखी हैं। तो हो सकता है स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति की नाक इस पर नहीं लग पाई तो बच्चों की नाक को लगा दिया जाए। तो बच्चों की अधिकारी फिर से उसको आदेश देते हैं और मूर्तिकार फिर से निकल लेता है देश के लिए, देश में बच्चों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है कि बच्चों की नाक भी वह जॉर्ज पंचम की नाक की बजाय क्या है वो ज्यादा लंबी मिलती है। तो यह प्रोग्राम यहीं पर क्या है वो समाप्त हो जाता है। और फिर क्या होता है, जिंदा नाक। अब मूर्तिकार भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अब कोई ऐसा रास्ता नहीं था, वह भी निराशा से भर गया था। उसको कोई रास्ता नजर, कोई भी आशा की किरण उसको नजर नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाएगा। लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि यदि एक गुप्त बैठक के रूप में बंद कमरे में गिने चुने जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी थे, उनके सामने मूर्तिकार ने झिझकते हुए कहा कि यदि आप मुझे माफ कर सको तो मैं अपना एक विचार है वो आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। तो अधिकारी ने तुरंत क्या है सभी सेवकों को और जितने भी उनके सहायक अधिकारी थे सबको बाहर निकाल दिया और गिने चुने 2-4 अधिकारी वहां पर रह गए। तो मूर्तिकार ने बड़े सचेत होकर और डरते डरते उनसे कहा कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी भारतीय की जिंदा नाक को जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक पर, मूर्ति की नाक की जगह पर क्या है वो लगा दिया जाए। तो अधिकारी पहले तो सकपका जाते हैं, सभा में सन्नाटा छा जाता है, सब एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं। लेकिन कोई रास्ता नहीं था उस समय, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ अगले ही दिन क्या है वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर क्या है उतरने वाली थी। उसके स्वागत समारोह की पूरे भारत में क्या है वो तैयारियां चल रही थी और भारतीय जो अधिकारी थे और जो देश था वह भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि रानी एलिजाबेथ आएगी तो भारत में क्या परिवर्तन होगा, देखते हैं। तो उसका सब इंतजार कर रहे थे। तो अधिकारियों ने मूक भाषा में मूर्तिकार को हामी का संदेश दे दिया कि हाँ आप कर सकते हो। लेकिन फिर क्या होता है, स्वागत समारोह है, उससे पहले आती जिंदा नाक। अखबारों में अगले दिन मुख्य पृष्ठ पर खबर प्रकाशित होती है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, लाट पर जिंदा नाक लगी है, जो बिल्कुल भी पत्थर की प्रतीत नहीं होती है, वह सजीव नाक है। यानी किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर क्या है वो लाट की नाक पर, मूर्ति पर लगा दिया गया है। तो यह भारतीयों के हृदय पर गहरा आघात पहुंचाती है, क्योंकि जैसे ही वह खबर पढ़ते हैं तो पूरे देश में ऐसे मुर्दा जैसी शांति क्या है वो छा जाती है। न जाने ऐसा क्या होता है कि भारतीय अपनी गुलामी मानसिकता पर गहरा व्यंग, गहरा दुख, गहरा कटाक्ष करते हैं और शोक के सागर में क्या है वो डूब जाते हैं जिंदा नाक को देखकर। मूर्ति को इससे पहले, नाक लगाने से पहले मूर्ति को मल मल कर नहलाया जाता है और क्या है फूल मालाएं डाली जाती हैं और आसपास जो उसके चारों तरफ क्या है वो पानी के फुहारे हैं उनको बड़े अच्छे से साफ कर दिया जाता है, उससे रवाब निकाल दी जाती है, यानी जो गंध था वह बाहर निकाल दिया जाता है और साफ ताजा पानी क्या है वो उसके चारों तरफ भर दिया जाता है ताकि नाक क्या है वो सूखे नहीं, क्योंकि जिंदा नाक थी। मूर्ति पत्थर की बनी होती तो सदियों सदियों तक लगी रहती। उसके बाद क्या होता है, स्वागत समारोह।
जैसे ही भारतवासी यह खबर पढ़ते हैं तो गहरा आघात उनको पहुंचता है। लेकिन अगले दिन न तो कोई स्वागत समारोह होता है, न रानी एलिजाबेथ भारत आती है, न किसी को मानसन पत्र क्या है वो बांटे जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, न किसी सभा का क्या है या किसी भवन का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है। न जाने ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह दौरा रद्द हो गया। अब जो यहाँ पर कमलेश्वर हैं वह बड़े परेशान हो जाते हैं और उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी हम क्या है अपनी मानसिकता के, अंग्रेजों तो भारत छोड़कर चाहे चले गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन हम क्या है अपनी मानसिकता के गुलाम, अपनी मानसिकता का शिकार हो चुके हैं, यानी गुलाम बनकर हम क्या है अब भी जीवित हैं और सिर्फ अपनी झूठी मान मर्यादा, झूठी शानो शौकत के लिए हम ऐसा अनुचित कार्य करने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार हैं जो बिल्कुल भी हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए। तो यहाँ पर यह कहानी हमें एक तरह से एक शिक्षा देती है कि कभी भी हमें अपनी मानसिकता का गुलाम होकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें समाज में, देश में और विदेशियों के सामने भी निंदा का पात्र बनना पड़े। तो नेक्स्ट वाली ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही हम आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।